हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले हमारे YouTube चैनल पर कोशिका, सेल, इसकी प्लेलिस्ट, उसके बाद ब्लड, रुधिर, ये इस टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जो टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि खुद के बारे में पढ़ना है, और दूसरा एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसे अपन कहते हैं पाचन तंत्र। बिल्कुल आप आराम से इसको पढ़ते चले, मजा आएगा, है ना। खुद से रिलेट बस करते चलना कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या कैसा हो रहा है, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, तो शुरुआत करें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें समझना होगा डाइजेशन, या जिसे अपन कहते हैं पाचन। ठीक, पाचन का मतलब होता है, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने खाना खाया, खाना उसके बाद पच गया, फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया। ठीक है, बिल्कुल आप सही है, जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन साइंस की यदि अपन बात करें विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, उनको अपन को पढ़ना है। तो डाइजेशन या पाचन का मतलब होता है कि हमारे भोजन में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, या हिंदी में जिसे अपन कहते हैं जटिल अणु, हमारे भोजन में जो भी जटिल अणु होते हैं, इन जटिल अणुओं को हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम और पानी मिलकर बदल देते हैं इन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में, इन्हें बदल देते हैं सरल अणु में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो इस घटना को कहा जाता है पाचन। अब ये परिभाषा आपके तो काम की है नहीं, है ना। लिखने के लिए अच्छा है कि यार आप जैसे मेंस लिख रहे हैं तो उसमें भोजन के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदल जाना पाचन कहलाता है, लेकिन समझने के हिसाब से तो बड़ा मामला गड़बड़ है। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मतलब समझना, जैसे भोजन के रूप में हमने लिया स्टार्च, है ना, आलू खाए, चावल खाए, गेहूं खाए, तो हमारे शरीर में पहुंच गया स्टार्च। हमारे शरीर के एंजाइम क्या करेंगे, इस स्टार्च को बदल देंगे ग्लूकोज में। ठीक, हमने भोजन के रूप में लिया प्रोटीन, हमारे शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम इस प्रोटीन को बदल देंगे एमिनो एसिड में। हमने भोजन के रूप में लिया फैट, ये जिसे अपन कहते हैं वसा, तो हमारे शरीर के एंजाइम इसे बदल देंगे फैटी एसिड, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में बनेगा ग्लूकोज। तो ये जो स्टार्च, प्रोटीन, फैट, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, जटिल अणु। इनको हमने खा तो लिया, लेकिन हमारा शरीर नहीं जानता, हमारी कोशिका नहीं जानती कि ये सब क्या है। हमारी कोशिका कभी नहीं जानती कि हम स्टार्च का कैसा उपयोग करें, सेल नहीं जानती प्रोटीन कैसे उपयोग करें, फैट कैसे उपयोग करें। तो इसको सरल बनाना होता है। सरल बनाने का मतलब है कि इसको ऐसा तोड़ना होता है कि कोशिका जो है अपनी सुविधा से इसे उपयोग कर सके। जैसे स्टार्च से कोशिका ऊर्जा नहीं बना पाती, लेकिन स्टार्च यदि ग्लूकोज में बदल गया तो कोशिका जो है ऊर्जा बना लेगी। हमने जो प्रोटीन खाया ये एमिनो एसिड में बदल गया, अब राइबोसोम के साथ मिलकर कोशिका अपनी सुविधा से नए नए प्रकार के प्रोटीन बना लेगी। फैट को हमने खाया, ये फैटी एसिड में बदल गया, स्किन के नीचे स्टोर होता है, इसको अपन आगे अभी पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, जटिल अणुओं का सरल अणुओं में बदल जाना, इसे हम कहते हैं डाइजेशन, या इसे हम कहते हैं पाचन। और इस पाचन की क्रिया में जितने भी अंग मदद करते हैं उन सभी को हम मिला दें तो वो कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसे हम कहते हैं पाचन तंत्र। लेने इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, बस आप मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक, अब इसमें अपन डाइजेस्टिव सिस्टम चालू करने से पहले एक पॉइंट समझ लें, ये हमेशा के लिए इसको क्लियर कर लें, अपन को बहुत बार आएगा ये पॉइंट। देखो, यदि हम भोजन की बात करते हैं
तो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व के हिसाब से यदि हम देखें तो हम क्या क्या खाते हैं, तो हम हमारे भोजन में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक, हम हमारे भोजन में ले रहे हैं प्रोटीन, हम हमारे भोजन में लेते हैं फैट, वसा, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और क्या खा रहे हैं, तो हम हमारे भोजन में लेते हैं विटामिन्स, ठीक, हम क्या खा रहे हैं मिनरल्स, खनिज, जो हम सब्जियां खा रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है, मिनरल्स, और साथ ही साथ हमारे शरीर में क्या पहुंचता है, पानी। तो ये जो 6 हैं ये हमारे लिए होते हैं न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व, ठीक। अब समझना, यदि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, तो ये जो तीनों हैं इन तीनों का हमारे शरीर में होता है डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हमने खाया इनका हमारे शरीर में होता है पाचन। अब भी अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद क्या बना लेगा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो ये बना लेगा ग्लूकोज, कोई भी प्रोटीन हो ये पाचन के बाद बना लेगा एमिनो एसिड, और फैट जो है ये किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड में, और कुछ मात्रा में यहां पर बनेगा ग्लूकोज। तो इन तीनों का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन। जबकि यदि हम बात करना चाहें विटामिन, मिनरल्स और वाटर की, तो इन तीनों का हमारे शरीर में होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक, इन तीनों का हमारे शरीर में क्या होता है, अवशोषण। आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि हमने भोजन के रूप में विटामिन B12 लिया और वो विटामिन B6 में टूट गया, ऐसा नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि विटामिन, मिनरल्स और पानी ये टूटते नहीं है, ये सीधे सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझना, हमने विटामिन खाया, इसे हमारे स्टमक या आमाशय ने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, सीधे विटामिन खाए, विटामिन ही ब्लड में पहुंच गया, विटामिन ही कोशिका में आ गया। मिनरल्स जो है इसको एब्जॉर्ब या अवशोषित करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसको अपन कहते हैं छोटी आंत, और पानी को एब्जॉर्ब या अवशोषित करने का काम करती है लार्ज इंटेस्टाइन, या इसे हम कहते हैं बड़ी आंत। इन तीनों का हो रहा है एब्जॉर्प्शन। अब यहां एक फैक्ट बिल्कुल याद कर लो, तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यहां समझ लो। जो भी चीज जिसका पाचन होगा उससे हमें मिलती है एनर्जी। जिसका हमारे शरीर में पाचन होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का पाचन हो रहा है, ये तीनों हमें क्या देंगे, एनर्जी। और जिसका हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है या जिसका हमारे शरीर में अवशोषण होता है, उससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। एनर्जी या ऊर्जा जो है ये नहीं प्राप्त होती है। इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना इस बात का, ठीक, ऊर्जा नहीं मिलती। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है, 1 गिलास पानी से कितनी ऊर्जा मिलती है, किसी भी मिनरल्स का नाम दिया है, उसकी क्वांटिटी दिया और कहा कितनी एनर्जी मिलती है, तो याद रखना विटामिन, मिनरल्स, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण, उनसे ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा सिर्फ किससे मिलती है, जिसका होता है पाचन। स्क्रीनशॉट लेना, ये बहुत काम का है, आपको हमेशा काम आएगा, आगे भी अपन जब न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। वापस अपन पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएं, है ना। आपके दिमाग में आए ना कि एग्जांपल देते समय सर स्टार्च, फैट और प्रोटीन की बात क्यों करें, है ना, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अपन जब भी पाचन तंत्र की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और पानी का जिक्र नहीं होगा, ठीक। अब समझो, यदि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके 5 स्टेप हमारे शरीर में
इसके होते हैं 5 चरण या 5 स्टेप्स। ठीक, यदि पहले स्टेप की बात करें तो इसे हम कहते हैं इंजेशन, या हिंदी में इसे कहा जाता है अंतःग्रहण। ठीक, दूसरा जो स्टेप है ये होता है डाइजेशन, या इसे हम कहते हैं पाचन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, या जिसे हम कहते हैं अवशोषण। यदि हम बात करें चौथे स्टेप की तो ये होता है एसिमिलेशन, या हिंदी में इसे कहते हैं स्वांगीकरण। और पांचवा जो स्टेप है ये होता है डिफेकेशन, हिंदी में इसे अपन कहते हैं मल परित्याग। बहुत कुछ तो नाम से समझ गए होंगे। इंजेशन या अंतःग्रहण का क्या मतलब होता है? तो इंजेशन या अंतःग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना। हमने क्या किया? भोजन को किया ग्रहण, और इस भोजन को दांत की मदद से हमने चबाया और जीभ की मदद से हमने इसका स्वाद लिया। ठीक, जो मतलब जो काम माउथ में हो रहा, मुख में चल रहा है, वो जो काम है उसमें क्या होगा? अपन ने क्या कर लिया? भोजन को कर लिया ग्रहण। ठीक, फिर पाचन। अब भी अपन ने पढ़ा डाइजेशन या पाचन का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जटिल अणु, ये एंजाइम इन्हें बदल देता है सिंपल मॉलिक्यूल्स, या जिसे अपन कहते हैं सरल अणुओं में बदल देता है। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अवशोषण का मतलब क्या हुआ कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये जो सरल अणु बने हैं, ये सरल अणु क्या होता है? इन्हें ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। इन्हें ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है या अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसी को तो पूरे शरीर में पहुंचाना है। तो जैसे ही वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल गए तो उन्हें ब्लड क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही ब्लड ने उनको एब्जॉर्ब किया, सरल अणुओं को, सिंपल मॉलिक्यूल्स को, तो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, या इस घटना को कहा जाता है अवशोषण। ठीक, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण की यदि हम बात करते हैं तो स्वांगीकरण का मतलब क्या है? ब्लड ने जिसको अवशोषित किया है, जिसे एब्जॉर्ब किया है, ब्लड क्या करेगा? जिसको अवशोषित करा है उसे पहुंचा देगा हमारे शरीर की हर एक सेल में, हर एक कोशिका में, या आप कह सकते हैं ये पहुंचा देगा हमारी कोशिका के कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। यदि ये काम हुआ, पॉइंट समझते चलना, पहले पाचन हुआ, पाचन के बाद जो सरल अणु बने थे उसे ब्लड ने अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करा और पूरे शरीर की हर एक कोशिका में पहुंचा दिया। जब अवशोषित करा, एब्जॉर्ब करा, तो एब्जॉर्प्शन। जब पूरे शरीर की सेल में पहुंचा दिया तो उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और इस सब प्रोसेस के बाद, है ना, यहां पर हमारे शरीर में बचते हैं वेस्ट मटेरियल, ये जिन्हें अपन कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। अब ये वेस्ट मटेरियल, नाम ही अपशिष्ट पदार्थ, ये हमारे कोई काम के नहीं है, इन्हें हम कर देते हैं शरीर से बाहर। ये इजेक्ट हो गए शरीर से बाहर, तो इसे अपन कहते हैं डिफेकेशन या मल परित्याग। ठीक, भोजन को ग्रहण किया, एंजाइम ने जटिल अणु को सरल कर दिया, सरल अणु को ब्लड ने अवशोषित किया, ब्लड ने पूरे शरीर में पहुंचाया, और वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर कर दिए। ये पांचों स्टेप जब मिल जाते हैं तो उसे अपन कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या उसे अपन कहते हैं पाचन तंत्र। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन पांचों स्टेप को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, डिटेल में सब जितने भी स्टेप हैं। अब यदि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की बात करें तो उसको अपन थोड़ा सा पढ़ने के हिसाब से समझना आसान हो जाए, इसलिए इसको अपन थोड़ा बना लेते हैं ना, आप लोग को आगे भी काम आएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं, ठीक समझेंगे। यदि अपन बात करें तो ये जो है
ये स्ट्रक्चर कुछ है ना, मैं प्रॉपर आपको ये समझाने के हिसाब से बना रहा हूं, समझ जाना आप लोग। ठीक, सरल, बहुत सरल। चाहो तो पढ़ते समय बनाना, चाहो तो बना भी लो। ठीक, अब बाकी जैसा आप लोगों को लगे, आप लोगों की मर्जी है। ठीक, मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब अपन बनाएंगे ना तो उसके बाद दिमाग में आपके एक इमेज बन जाएगी, तो समझना उस समय अपन को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको मैं कोई भी नाम लूंगा और आप कहेंगे क्या ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है ना। ऐसे में यदि एक बार आपने बना लिया तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या बात चल रही है, किस टॉपिक में अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए आप समझ लें इसको। ठीक, चलो समझेंगे। एक बार मैं इसके पूरे नाम लिख के आपको बता दे रहा हूं, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कैसा क्या है। फिर उसके बाद उसके फंक्शन बताता हूं, फिर इंडिविजुअल अपन एक एक को, एक एक ऑर्गन को पढ़ना चालू करेंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्टिंग में अपन यहां पर दर्शाना चाह रहे हैं माउथ, या जिसे अपन कहते हैं मुख। ठीक, ये जो उठा हुआ हिस्सा अपन ने बनाया है, ये इससे अपन दर्शाना चाहते हैं सलाइवरी ग्लैंड, या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथि। ठीक, वो हिस्सा जिससे खाना होकर जा रहा है, ये वाला पार्ट कहलाता है ईसोफेगस। हिंदी में इसे अपन कहते हैं ग्रास नली। देखो, आहार नली कह सकते हैं, पर आहार नली बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है ना। आहार नली यदि अपन लिखेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा, साइंस के स्टूडेंट है तो उस हिसाब से लिखेंगे। तो ग्रास नली, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये कहलाता है स्टमक, या जिसे अपन कहते हैं अमाशय। ठीक, फिर ये जो अपने ट्रायंगल जैसा दर्शाना चाहा है, ये हम बता रहे हैं कि ये है लीवर, जिसे अपन कहते हैं यकृत। और लीवर के अंदर ये जो बनाए हैं, ये है गॉल ब्लैडर। हिंदी में इसे अपन कहते हैं पित्ताशय। बिल्कुल नहीं घबराना, अभी से नॉर्मली दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर मैं सब समझा रहा हूं। फिर स्टमक के नीचे ये जो अपन ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है पेनक्रियास, या इसे अपन कहते हैं अग्नाशय। ठीक, फिर ये जो है, ये कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, हिंदी में इसे अपन कहते हैं छोटी आंत। ठीक, फिर ये जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है, ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन, या इसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। ठीक, बड़ी आंत जहां पर समाप्त होती है, इस हिस्से को कहते हैं रेक्टम। ठीक, ये जो पार्ट है ये कहलाता है रेक्टम, या इस हिस्से को हम कहते हैं मलाशय। ठीक, फिर मलाशय में ये जो है ये एनस कहलाता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां अपन फिर पढ़ेंगे, है ना, सबके अपन टाइप सब कुछ देखेंगे। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कहलाता है अपेंडिक्स। ये टर्म तो सभी ने सुना होगा। ये पार्ट क्या कहलाता है, अपेंडिक्स। और ये जो छोटे छोटे धागे जैसे अपन ने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें कहते हैं विलाई। हिंदी में इन्हें अपन कहते हैं रसांकुर। ठीक, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। एक बार ये चित्र आप अच्छे से देख लो, है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसी में मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। चलिए समझे। यदि हम बात करें
तो भोजन को हमने ग्रहण किया कहां से, हमारे माउथ या मुख से। हमने मुख से भोजन को कर लिया ग्रहण। जैसे ही हमने भोजन को ग्रहण किया तो भोजन को हमने दांत से चबाया, है ना। अलग अलग दांत के स्ट्रक्चर हैं, दांत के अलग अलग काम होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप बिल्कुल नॉर्मल समझते चलो। हमने दांत से भोजन को चबाया, उसको बारीक किया। जैसे ही हम दांत से भोजन को चबा रहे हैं, बारीक कर रहे हैं, उसी समय हमारे मुख से निकलती है सलाइवा, या जिसे अपन कहते हैं लार। ये जो सलाइवा या लार है, ये निकलती है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि से, जो मुख में है। क्या है, क्या नाम है, प्रकार क्या है, सब पढ़ेंगे। अब भोजन को हम चबा भी रहे हैं, उसी समय लार भी निकल रही है। जब भोजन से लार मिलती है तो ये जो लार होती है, सलाइवा होती है, ये पाचन करती है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, ये डाइजेशन करती है या पाचन करती है कार्बोहाइड्रेट का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ हो जाती है? तो आपका आंसर होगा, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है, माउथ से ये स्टार्ट हो जाती है। और मुख में किसका पाचन होता है? तो मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, फिर ये जो भोजन है ये ईसोफेगस या ग्रास नली से होते हुए पहुंच जाएगा हमारे स्टमक या अमाशय में। जैसे ही भोजन स्टमक या अमाशय में पहुंचेगा तो बहुत सारे सब्सटेंस या बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। उसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जो पाचन करते हैं प्रोटीन का। नाम सब कुछ पढ़ेंगे, यहां कुछ नहीं, सिर्फ यहां सुनते चलो। तो क्या होगा, स्टार्च में पाचन होता है प्रोटीन का। फिर जो स्टमक है, यहाँ 5-6 घंटा खाना रहेगा। फिर ये जो खाना है ये पहुंच जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचता है तो यहां पर खाना सबसे ज्यादा देर रहेगा, 7-8 घंटे के लगभग खाना जो है ये छोटी आंत में होता है। और जब खाना छोटी आंत में होता है तो उस समय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का पाचन होता है। याद रखना, आपसे पेपर में पूछेगा वह हिस्सा हमारे शरीर का या वो बॉडी पार्ट जहां पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का पाचन होता है, वो होती है छोटी आंत। पाचन या डाइजेशन होने के बाद ये जो खाना है ये पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। कोई एंजाइम ना होने की वजह से बड़ी आंत में पाचन का काम नहीं होता है। बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है केवल जल का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने पानी पिया, चाहे हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, खाना खाने के साथ पानी पी रहे हैं, जो भी पानी हमारे शरीर में गया उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करने का जो काम है ये करती है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। पूरी प्रोसेस होने के बाद जिसको हमने पचा लिया, जिससे पानी ले लिया, अब वो कहलाता है हमारे लिए वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ रेक्टम या मलाशय में स्टोर होता है, जिसे हम कर देते हैं शरीर से बाहर। ठीक, अब जब छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पाचन हो रहा है तो जैसे ही वो पाचन होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, सरल अणु बने, विलाय या रसांकुर से उनको ब्लड क्या करता जाएगा, एब्सॉर्ब या अवशोषित करता जाएगा। डिटेल में पढ़ेंगे अपन, विलाय का डायग्राम भी बनाएंगे, काम भी पढ़ेंगे। यहां से सुन लो, जैसे ही जटिल अणु सरल में बदले, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदले, तुरंत क्या होगा, ये जो विलाय या रसांकुर है इनसे ब्लड के कांटेक्ट में, मान लो ये विलाय, ये ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, डिफ्यूजन से क्या होगा, ये ब्लड जो है ये सरल अणुओं को अवशोषित करेगा, एब्सॉर्ब करेगा और फिर पूरे शरीर में पहुंचा देगा। तो ये प्रक्रिया चलती है, आखिरी में वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है, जिसे कर देते हैं शरीर से बाहर। जब भोजन छोटी आंत में होता है तो उसके डाइजेशन या उसके पाचन में 2 अंग मदद करते हैं। एक उसके पाचन में मदद करता है लीवर और दूसरा उसके डाइजेशन या पाचन में मदद करता है पेनक्रियास। कैसे मदद करता है, क्या मदद करता है, कहां क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ डायग्राम में नॉर्मल समझते चलो। ठीक, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ठीक, हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख से चालू होती है। मुख में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फिर भोजन ईसोफेगस से होती है, पहुंचा स्टमक या अमाशय में, जहां होता है प्रोटीन का पाचन।
फिर भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों का पाचन होता है। और जिसका पाचन हो गया है, सरल अणु बन गए, उसे विलाई या रसांकुर से ब्लड एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, शरीर में पहुंचा देता है। बचा हुआ पदार्थ पहुंच जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं है, इसलिए वहां पाचन नहीं होगा। बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और इतनी प्रोसेस होने के बाद भी यदि कुछ बच गया है ना, तो वो हमारे लिए अब क्या है, वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ रेक्टम में स्टोर होगा, जिसे हम कर देंगे शरीर से बाहर। ठीक, उम्मीद करता हूं मैं आप इसको समझ गए होंगे। यहां आपको बहुत ज्यादा कोई समस्या आई नहीं होगी। बाकी आपके दिमाग में हो रहा होगा कौन से एंजाइम, कौन से लिक्विड, कौन से फ्लूइड, तो बिल्कुल नहीं घबराना। धीरे धीरे करके हम इस पूरी प्रोसेस को जो जो यहां पर है उन सभी को अपन पढ़ते रहेंगे। तो ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का एक आपको सामान्य जानकारी हो गई कि आप समझ गए। अब विगत बार जैसे और टॉपिक की वीडियो आई हैं, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी वीडियो मिलती रहेंगी, सीक्वेंस में अपन पढ़ते रहेंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स बनाएं, पढ़ें। मान लो नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2 बार वीडियो देख लें, पढ़ें, तैयारी करते रहें, है ना। ये आपके पीएनएसटी जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, हर एग्जाम में काम आएगा। आप मॉक टेस्ट लगा कर देख लें। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है, अपनी क्वेरीज है, अपना सजेशन है, दे सकते हैं। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।